जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के आपके पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इतने प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूरे किताब से बता दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, क्योंकि आपके मानचित्र वाले और बहुविकल्पी प्रश्न जो हमने बता रखे हैं उनको भी जा करके जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आपकी पूरी किताब से एकदम महत्वपूर्ण आपके प्रश्न, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर फिक्स हैं। और इसमें आपके अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी यानी तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। और ये जो प्रश्न है आपके पूरे किताब से, यानी कि आपके जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है प्यारे बच्चों, और आपका हर साल जो है पूछा जाता है। कभी कभी तो ये बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका 1789 ईस्वी में। तो आपका जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था, ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो इसे आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके हर साल पूछे ही जाते हैं। अगला, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी आपकी जो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको संक्षिप्त लेख लिखने के लिए, या फिर बोलेगा कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करिए। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपका जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया से ही पूछेगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न, कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली की एकीकरण का योगदान बताइए। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। और ऐसे इस क्लास में जितने भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे, यहीं से आपके हर साल घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली की एकीकरण का योगदान बताने के लिए बोला है। यानी कि यूरोप में जो आपका राष्ट्रवाद हुआ था उसके उदय में जर्मनी व इटली की एकीकरण का जो है योगदान बताइए। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक ये भी है आपका, कि इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि इटली का जो एकीकरण है उसका आपको क्या बोला है, संक्षेप में या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इस क्लास में प्यारे बच्चों आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। यानी कि राष्ट्रवाद से आपका क्या तात्पर्य है ये पूछा है। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई ये पूछा है। यानी कि आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, कि राष्ट्रवाद से आपका तात्पर्य क्या है, यानी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं ये बताइए। और राष्ट्रवाद के उदय में होने वाली कौन सी परिस्थितियां यूरोप में जो है सहायक हुई। अब अगला देखेंगे छठवां प्रश्न, और महात्मा गांधी से भी आपके अच्छे खासे बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। पहला तो आपका है महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। यानी महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किए थे उन पर आपको निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। यानी महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों पर निबंध लिखिए। कैसे भी करके आपको पूछे क्वेश्चन यही रहेगा, तो इसको भी आप लोग जो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या थे। यानी जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन थे प्यारे बच्चों, उसका अर्थ क्या है और इसके कारण क्या थे। यानी जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था उसका आपको अर्थ बताना है, यानी क्यों यह आंदोलन चलाया गया था, यानी कि इसका कारण भी आपको बताना रहेगा। अब देखेंगे आठवां वाला प्रश्न, कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। यानी 1930 में जो है महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का आधार नमक को ही क्यों बनाया, यानी कि नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा, ये भी आपसे पूछा है। यानी 1930 में महात्मा गांधी का क्या प्रभाव पड़ा था इस आंदोलन के करने का, यानी डांडी जो इनका मार्च था उसका क्या प्रभाव पड़ा था। अब नौवां वाला प्रश्न यानी अगला वाला प्रश्न, कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में विवरण कीजिए। यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद होने वाली आर्थिक जो महामंदी हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मंदी हुई थी आपकी महामंदी, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका आपको संक्षिप्त में विवरण करने के लिए बोले या टिप्पणी करने के लिए बोले, एक ही बात है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को भी एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इतना प्रश्न जितना हम आपको बता रहे हैं तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है एकदम 100% मानिए आपके क्वेश्चन आंसर में 1% की भी दिक्कत आपको नहीं होगी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में।
अगला है विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसका क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। यानी आपकी जो विश्व अर्थव्यवस्था है वह क्या है, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था की आप परिभाषा लिखिए या फिर उसके बारे में लिखिए कि वह है क्या, और इसका क्या कारण है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी इनके बनने का कारण क्या है और ये क्यों जो है इनका उल्लेख किया जाता है, इनका क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख करना रहेगा आपको। 11वां प्रश्न देखेंगे, ब्रिटेन वुड्स समझौते का कर कर्म तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, यानी ब्रिटेन वुड्स समझौते का जो है आपको उद्देश्यों का उल्लेख करना है, यानी कार्य, यहाँ पर आपका कर्म नहीं होगा, कार्य लिख लीजिए, इसको आप कर्म लिखिए या कार्य। यानी ब्रिटेन वुड्स समझौते का कार्य तथा इनके उद्देश्यों को आपको उल्लेख करने के लिए बोलेगा, और ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है ये आपको बताने के लिए बोलेगा। अब प्यारे जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका ये भी एक है, और ये भी जो आपका हर साल रिपीटेड रहता है। अगला वाला प्रश्न है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखिए। यानी जो भारत में मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी, लाल मृदा, काली मृदा, तो आपकी जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं उन पर निबंध लिखने के लिए बोले या फिर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोले। आपका ये कई बात है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपका। अगला यानी 13वां प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए, बताइए, लिखिए या फिर बताइए। यानी भूक्षरण से आप समझते क्या हैं, यानी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आए भूक्षरण होता क्या है, तो इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय पूछा है, यानी भूक्षरण को कैसे रोका जा सकता है उसके आपको 4 उपाय बोला है। तो आपको ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगला है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। यानी भूमि संसाधन से आपका तात्पर्य क्या है, यानी भूमि संसाधन से आप समझते क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए, यानी भूमि संसाधन के कौन कौन से महत्व हैं, कोई 3 उसमें से आपको बताने रहेंगे। अब अगला देखेंगे यानी 15वां वाला प्रश्न कि मृदा अपरदन क्या है, यानी मृदा अपरदन जो है मिट्टी का कटाव क्या होता है। उसके बाद देखेंगे इसी में अगला पूछा, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी मृदा अपरदन का क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उसका आपको वर्णन करने के लिए बोला है। अब देखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होगा समझे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होगा समझाइए, और बहुत ही बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होगा समझाइए। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। अब देखेंगे 17वां प्रश्न में, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी ऊर्जा के आपके गैर परंपरागत स्रोत, और यहाँ से आपका गैर परंपरागत स्रोत का जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसे भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि बार बार जो है ये भी पूछा जाता है। अगला यानी 18वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी जो आपका भारत में संघीय शासन है उसकी किन्हीं 2 विशेषताएं, यानी उनकी कौन कौन सी कोई 2 विशेषताएं, यानी उनकी कई विशेषताएं होंगी लेकिन आपको किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना करने के लिए बोलेगा। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाए सभी को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगला यानी 19वां वाला प्रश्न देखेंगे, भारत में राजनीतिक क्षमता की विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। यानी कि भारत में आपकी राजनीतिक क्षमता के जो विकेंद्रीकरण है उसके पीछे की क्या मूल सोच थी उसके बारे में आपको बताना रहेगा। और ये सभी प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में जो है बढ़िया नंबर एकदम 100% पाएंगे। और जो प्रश्न हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उनको तो आप लोग सबसे पहले टच करिए, अगर आपने उसमें से कोई प्रश्न अभी तक छोड़ा है तो उसको सबसे पहले तैयार करिए। अब एक प्रश्न आप लोग इसमें और तैयार कर सकते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपका भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण का उल्लेख करना है और किन्हीं 3 समस्याओं का। और ये भी आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण व समस्याओं का आपको उल्लेख करना रहेगा। अब अगला देखेंगे यानी 21वां वाला प्रश्न तो दिया है, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। यानी जो आपके सामाजिक भेदभाव है उसका क्या आशय है, यानी उससे आप क्या समझते हैं, और इसके कारण बताने के लिए बोला है, और इसे समाप्त करने के लिए आपके 2 उपाय भी लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो महिलाओं के प्रति आपका भेदभाव होता है उनके किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करना है। यानी आपको भारत में महिलाओं के प्रति जो आपके भेदभाव है, जैसे शिक्षा के
में भी आपका भेदभाव रहता है कि इन्हें शिक्षा नहीं देना चाहिए। फिर आपका जो है बहुत सारे भेदभाव हैं, तो उनको आपका किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करने के लिए बोला है। अब अगला यानी 23वां प्रश्न देखेंगे आप, तो नारीवाद क्या है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी आपका नारीवाद क्या है ये बताना है, और भारत की जो विधायिकाएं होती हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला है। अगला है 24वां में, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। यानी लोकतंत्र में जो आपका राजनीतिक दल होते हैं उनकी विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करने के लिए आपको बोला है। अगला यानी 25वां में, लोकतंत्र, माफ करिए वो वाला प्रश्न नहीं दिख रहा होगा आपको। तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, समझाइए। यानी लोकतंत्र, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें आप जो लोगों द्वारा जो है वो किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है वो आपको समझाना रहेगा। और आप ऐसे प्रश्नों पर गौर नहीं करते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग प्रश्न नहीं है, इसलिए आप लोग जो है इन प्रश्नों को छोड़ते जाते हैं। तो इनको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, मानव विश्व सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विश्व विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। यानी मानव विकास सूचकांक को जो है आपको परिभाषा इसकी लिखनी रहेगी, और मानव विकास के जो घटक होते हैं उनका आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा। अब देखेंगे आपका अगला यानी 27वां वाला प्रश्न, तो पूछा है असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी आपके जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनकी समस्याओं को आपको विवेचना करने के लिए बोलेगा, और ये भी जो है आपका बढ़िया प्रश्न है और यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो आपका गतिविधि होती है उससे आप समझते क्या है वो आपको बताना रहेगा, और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने के लिए आपको बोलेगा। अब देखेंगे 29वां प्रश्न, तो संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र क्या है? संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र होते क्या हैं ये आपको बताने के लिए बोला है, और संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 30वां वाला प्रश्न, और इस क्लास में प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे हमने आपको बार बार बोला है 2 से 3 बार, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 2025 बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो दिया है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका तृतीय क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्र, यानी आपके जो प्रथम क्षेत्र हुए या द्वितीय क्षेत्र हुए या अन्य कोई भी क्षेत्र हो उनसे बेहतर क्यों है, ये आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। यानी कि आपको उदाहरण के साथ बताना है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है। अगला है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपका है इस पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोला है। अब देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका हर साल जो है दीर्घ उत्तरी में भी पूछा लिया जाता है और लघु उत्तरी में, कि कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये भी है, और हर साल जो ये भी है पूछा जाता है कि कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला देखेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनकी आपको जो है विवेचना करने के लिए, यानी उनके बारे में बताने के लिए आपको बोलेगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का आपको वर्णन करने के लिए बोला है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए बोलेगा। अगला देखेंगे, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपका जो स्वयं सहायता समूह है वो किसे कहते हैं, आपको उदाहरण सहित जो है समझाने के लिए बोला है। यानी स्वयं सहायता समूह कहते किसे हैं उसको आपको उदाहरण सहित समझाना रहेगा। अगला है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋण होते हैं उनमें आपको कोई 2 अंतर लिखने के लिए बोला है। अगला और अंतिम प्रश्न, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। यानी वैश्वीकरण कहते किसे हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 2 कारक को बताइए। प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी 37 आपको प्रश्न बताए गए हैं अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है बढ़िया नंबर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और बाकी आगे वाले दिनों में ऐसी क्लासेस अब रोज़ आपको मिलती रहेंगी।